हेलो फ्रेंड, मैं तुम्हें भानुजा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में संडे स्पेशल क्लास लेकर आप लोगों के लिए आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदी भाषा यानी व्याकरण का आज हम पहला क्लास करने वाले हैं, जिसके कि आप चाहे स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट हैं, चाहे स्टैंडर्ड 9th के स्टूडेंट हैं, या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या किसी भी बीपीएससी हो, यानी ये हिंदी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, हम उनको आज इसी में कवर करेंगे। आप यदि 9th के स्टूडेंट हैं तो आपको उतना ही इससे लेना है जितना कि आपको काम दे। यदि आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको उतना ही इससे लेना है जितना कि 10th में आता हो। तो आप आज हम एक ऐसा वीडियो बनाने वाले हैं, इसमें बताने वाले हैं कुछ, जिसके की माध्यम से आज हम ये जानेंगे कि हिंदी भाषा क्या है। और ये हिंदी भाषा जो बोलते हैं, जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, भारत में बोलते हैं, भारत भारतीय हिंदी बोला जाता है यहाँ। तो हिंदी क्या भारत जब से बना, हम जैसे कि हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि भारत का इतिहास जो है, भारत जो हमारा 5000 वर्ष पुराना है, 5000 वर्ष प्राचीन माना जाता है। तो यदि देखें तो क्या हिंदी जो है 5000 वर्ष पहले से बोला जा रहा था? आखिर हिंदी कब से बोला जाने लगा? तो इसी पे चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं, आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम देख रहे हैं व्याकरण के अंदर में हमको सबसे पहले भाषा को समझना है, और उसमें भी कैसा भाषा पढ़ना है हमको, हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा में तो भाषा को पहले हम समझ लेते हैं, फिर हिंदी को भी समझ लेंगे, आखिर है कहाँ से आया, कैसे आया, नहीं आया, सारा कुछ को। तो चलते हैं भाषा क्या है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है, ये भाषा शब्द जो निकल के आया है वो संस्कृत के भाष धातु से। अब मन में आएगा ये धातु क्या है, तो संस्कृत सिर्फ इतना दिमाग में रखिए कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुआ है। जैसे कि ये भाष धातु, ये जो धातु है संस्कृत में, जिनको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और हिंदी में क्रिया कहते हैं, उसी को संस्कृत में धातु कहते हैं। अब समझ में आया होगा कि जिस तरह से हिंदी में मेरा वर्ब होता, इंग्लिश में मेरा वर्ब होता है और हिंदी में मेरा क्रिया होता है, उसी तरह से संस्कृत में उनको धातु कहा जाता है। तो यानी कि संस्कृत के वर्ब यानी धातु, भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलते अब आखिर भाष धातु का मीनिंग क्या होता है? आखिर भाष धातु का मीनिंग क्या होता है? तो भाष धातु का यदि मीनिंग पूछे ना, इनका अर्थ होता है विचारों को व्यक्त करना। भाष धातु जो है, ये जो व्याकरण का संस्कृत का जो वर्ब है, जिनको हम लोग वर्ब बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में क्रिया, और संस्कृत में जो धातु बोलते हैं, इनका अर्थ होता है विचारों को व्यक्त करना। यानी भाष धातु का अर्थ होता है विचारों को व्यक्त करना। इसी भाष धातु से भाषा बनाया गया। अब चलते हैं, आखिर भाषा है क्या? इसका मतलब विचारों को व्यक्त करना ही तो भाषा है। तो विचारों को व्यक्त करना ही भाषा है। तो हमने ये लिखा है कि भाषा आखिर कैसे विचार को व्यक्त करेंगे? कुछ तो माध्यम चाहिए, मीडियम चाहिए ना। हम जो अपनी मन की, यानी कि हम लोग व्याकरण में क्या पढ़ लेते हैं कि जिसके द्वारा हम मन की बातों को लिख कर, बोल कर दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अरे ये तो बच्चा जानता है, आप नया क्या जान रहे हैं? तो आज उसी में आपको कुछ नया बताने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहे। यदि अच्छा ना लगे तो फिर आप हमको कमेंट्स करके बताइएगा, और आई होप कि आपको अच्छा आएगा ही आएगा, 100% अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, ये भाषा की परिभाषा को देखते हैं। तो भाषा वह माध्यम है, यानी कि मन के विचार को व्यक्त करेंगे तो कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, यानी अपने विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान। यानी कि मन की विचारों का, अपने विचारों का, जो हमारे मन में हो रहा है सवाल, उनको यदि व्यक्त करने का जो माध्यम होता है, उन्हीं को भाषा कहते हैं। तो भाषा वह माध्यम है जिससे कि क्या करते हैं, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लिखे ना, जिनके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। और हम अपनी भाषा में मन के विचारों का आदान प्रदान कितने तरह से कर सकते हैं, है ना। तो भाषा वही हुआ कि मन के विचारों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। अब चलते हैं, क्या भाषा के बाद मन में आता होगा, क्या भाषा जब हम लोग जन्म लेते हैं, क्या तभी से भाषा सीखते हैं? क्या हमारा ये जो संपत्ति, भाषा आपकी संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, सबकी संपत्ति है, तो ये कैसी संपत्ति? क्या इनको हमको अर्जना होता है जो हम कमाते हैं, जैसे रुपए, धन दौलत? क्या भाषा को वैसे ही कमाते हैं? तो भाषा की विशेषता को देखते हैं। तो भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा कैसी संपत्ति? हमारी अर्जित संपत्ति। अब होगा ऐसे कैसे? एक बात बताइए कि जब हम बोलना सीखते हैं, तो बताइए बोलते कब से हैं? जन्म लेने के बाद से बच्चा रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। इसका मतलब बोलना हमारा
जो है ना जन्मजात संपत्ति है, यानी जन्म से हमको ये संपत्ति मिला है, ऐसा नहीं कि हम बड़े हुए तब सीखे। और भाषा हम अर्जित किए हैं। तो बताइए कैसे अर्जित किए हैं। मान के चलिए कि आप यदि फ्रेंड सर्किल में बैठे रहते हैं तो वहाँ आपका बोलने का तरीका, व्यवहार का तरीका, सारा सब कुछ अलग होता है। जब आप बड़े व्यक्ति के बीच में, कुछ माता पिता, गुरुजन, इनके पास बैठे रहते हैं तो आपका बोलने का तरीका कुछ अलग होता है। यदि भाषा जन्मजात होता तो वहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं होता, यानी कि बोलने का एक दायरा नहीं होता, जैसे हमको मिला उसी रूप में बोलते रहते हैं हमेशा। तो इसका मतलब है कि भाषा हम अर्जित किए हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते रहते हैं, बोलने में भी डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। तो इसका मतलब भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। सबसे दूसरी बात, दूसरा प्रॉपर्टी इनका यदि विशेषता देखें तो भाषा परिवर्तनशील है। आखिर भाषा में भी परिवर्तन होते रहता है। अब कैसे परिवर्तन होता है, अब हम थोड़ा देर में इनको जानेंगे, भाषा कैसे परिवर्तनशील है। तो अब ये आपको बताएं कि भाषा क्या है, वह माध्यम है जिनके द्वारा हम अपने विचारों को क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी दूसरे तक पहुंचाते हैं, विचारों को आदान प्रदान करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा। अब भाषा का आदान प्रदान हम 3 तरह से कर सकते हैं। बुक में तो बोलते होंगे आप कि भाषा का 2 ही प्रकार मिलता है, लिखित और मौखिक, लेकिन हम जानेंगे कि भाषा 3 तरह के होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, यानी वह लिखित, मौखिक, सांकेतिक। तो अब मौखिक भाषा कहेंगे किसको, तो जब मुंह से बोलकर जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि हम मुंह से बोलकर करते हैं और सामने वाला उनको सुनकर ग्रहण करता है। जब हम अपनी विचारों को, आप जब लिखिएगा तो इनको ऐसे लिखिएगा कि जब हम अपनी मन की विचारों को बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, यानी कि जब हम अपनी मन की विचारों का आदान प्रदान बोलकर करते हैं तथा सामने वाला उसे सुनकर ग्रहण करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इनका मतलब हुआ हम बोल रहे हैं, सामने वाला उनको सुन रहा है, तो वो हो गया मौखिक भाषा। अब आते हैं लिखित भाषा। और लिखित भाषा क्या है कि जब अपने विचारों का आदान प्रदान हम लिखकर करते हैं, इसका मतलब हम लिखकर करते हैं और सामने वाला उनको पढ़कर ग्रहण करता है। हम बोलकर करते हैं, सामने वाला सुनकर ग्रहण करता है। मौखिक, जब हम लिखकर करते हैं और सामने वाला उनको पढ़कर, लिख के देंगे तो पढ़ भी करेगा, तो लिखकर करते हैं और सामने वाला उनको सुनकर ग्रहण करता है, तो वो हो गया लिखित। अब आते हैं सांकेतिक भाषा क्या हुआ। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि इशारा में भी बात होता है। सांकेतिक भाषा, जब अपने विचारों को, मन की बातों को हम दूसरे तक सांकेतिक रूप में पहुंचाते हैं। मान के चलिए मंदिर में घंटी लगा रहता है, देखे होंगे, छोड़िए आपके गाड़ी में या साइकिल में घंटी लगी रहती है, हॉर्न लगे रहते हैं। आखिर वो क्या बताता है, वो तो एक संकेत करता है। जब हम उनको बजाते हैं वो एक इशारा करता है, संकेत करता है। कभी कभी हमको इशारा से भी उठने बोल देता है कि ऐसे उठ जाओ, बैठ जाओ, इस तरह से इशारा में हमको बात करता है, तो वो हो गया सांकेतिक। तो इस तरह से भाषा 3 तरह के, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब बात आता है कि यदि हमसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ सबसे सरल भाषा कौन सा होगा, सबसे सरल भाषा कौन सा होगा, तो आपको ये ध्यान देना है कि बताइए कि सबसे सरल भाषा कौन सा होगा। मौखिक। मौखिक भाषा सबसे आसान भाषा है, क्योंकि इसमें सामने वाला हम बोलते हैं तो सामने वाला उनको सुन लेता है, सुन के समझ जाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो ना हो तो भी सुन के वो पता कर लेता है। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे आसान भाषा बोले तो मौखिक। लिखित भाषा की बात करें सबसे कठिन भाषा बोले तो सांकेतिक। क्यों सांकेतिक, क्यों? क्योंकि कभी कभी कुछ इशारा को हम समझ नहीं पाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। सबसे कठिन इसीलिए इन्हीं को माना जाता है। हम इनको बता नहीं सकते कि क्या कहना चाह रहा है, एक ही इशारा 2-3 बात को व्यक्त करने लगता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये सांकेतिक सबसे कठिन भाषा, जो कि आपके बुक व्याकरण में, सिंपल व्याकरण जो आपके पास होगा उसमें से ये नहीं मिलेगा। सबसे कठिन भाषा, ये सबसे आसान भाषा। और ये कठिन और आसान दोनों है। यदि हम पढ़ना जानते हैं तो हमारे लिए आसान है, यदि हम पढ़ना नहीं जान रहे तो हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो इसका मतलब लिखित भाषा जो है वो क्या है आपका, सबसे, यानी कि कठिन और आसान दोनों की कैटेगरी में आता है। तो सबसे कठिन भाषा यदि बोले तो सांकेतिक, सबसे आसान भाषा बोले तो आपका कौन सा, मौखिक होना चाहिए। ओके, अब चलते हैं। ये व्याकरण यानी कि भाषा तो हम समझ गए ना। अब हिंदी को क्या है, आखिर हिंदी हम हिंदी का थोड़ा इतिहास देखते हैं कि हम जो व्याकरण में हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, क्या ये हिंदी व्याकरण जो आपका है और हिंदी भाषा जो है आपका, क्या ये हमारे देश में भारत के बनने के समय से ही स्टार्ट हुआ है क्या? नहीं,
देखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखे हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास यदि जानना है ना आपको, तो आपको एक भाषा पकड़ के चलना होगा, संस्कृत भाषा। संस्कृत ही दुनिया का एकमात्र भाषा है, बार बार बता रहे हैं कि संस्कृत दुनिया का एकमात्र इकलौता भाषा है जो सभी भाषाओं की जननी होती है। इन्हीं को कहते हैं भाषाओं की जननी, मूल्य भाषा, इनको जननी भी कहते हैं। भाषाओं की जननी यानी मूल्य भाषा। यदि पूछे कि मूल्य भाषा क्या होता है, संस्कृत को ही मूल भाषा का दर्जा दिया गया है। अब संस्कृत को यदि देखते हैं ना, तो प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने संस्कृत भाषा का प्रयोग, यानी हमारे देश में भारत को बनने के समय में संस्कृत ही बोला जाता था। और उस संस्कृत में भी दो तरह के संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वैसा संस्कृत था, संस्कृत के दो रूप, सिंपल। संस्कृत हमारे प्राचीन समय में दो रूपों में व्याप्त था, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत ऐसा संस्कृत था जिसमें वेद और उपनिषद लिखा गया था। हमारे वैदिक संस्कृत भाषा है जो कि वैदिक संस्कृत भाषा में हमारा उपनिषद और वेद को लिखा गया है। और ये इतना कठिन होने के बाद हम क्या बोले, भाषा परिवर्तनशील है। अब आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा कि भाषा कैसे परिवर्तनशील है। पहला तो प्रॉपर्टी समझ में आ गया, ये अर्जित संपत्ति है। दूसरा इनको ये समझ में आ जाएगा आपको कि भाषा कैसे परिवर्तनशील है और हिंदी कहाँ से आया, कैसे आया। तो चलते हैं, संस्कृत के दो रूप, वैदिक और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हमारा वेद और उपनिषद है, और लौकिक संस्कृत देखिए लौकिक संस्कृत कैसे बना। वैदिक संस्कृत इतना कठिन था, क्लिष्ट माना जाता है, जिनका कि सब का उच्चारण यानी सब इसका उच्चारण कर ले ये बहुत ही मुश्किल, रेयर होता है। कभी कभी पढ़े लिखे से भी इसका उच्चारण नहीं हो पाता है। तो ये वैदिक संस्कृत इतना क्लिष्ट था। अब बताइए, जो चीज़ हमको हार्ड लगता है हम उनको छोड़ देते हैं, हल्का चीज़ पे चलते हैं। तो इन्हीं को बिगाड़ के एक रूप में बोलचाल की भाषा के लिए एक संस्कृत बना, जिनको लौकिक संस्कृत बोलते हैं। लोग क्लिष्ट भाषा को तोड़ के छोटा कर करके आसान कर करके उनको पढ़ते थे। बस वहां से लौकिक संस्कृत उत्पन्न हो गया। ये बोलचाल की भाषा में जो संस्कृत यूज होता है वो लौकिक संस्कृत, जिसमें हमारा वेद और उपनिषद लिखा गया वैदिक संस्कृत। और जो कठिन होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, ये ध्यान रखना। जो कठिन कार्य होता है उनको लोग अक्सर छोड़ के चलते हैं। तो इसलिए वैदिक संस्कृत आगे नहीं बढ़ा और लौकिक संस्कृत आपका परिवर्तनशील रहा, क्योंकि ये आसान होते गया, परिवर्तनशील रहा। और लौकिक संस्कृत में ही हमारा रामायण और महाभारत को लिखा गया। ये आपको बहुत माइंड करने वाला है। अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी स्टूडेंट है ना, आपके लिए 100% ये कारगर होगा ये वीडियो। तो आपको ये दिखना है कि लौकिक संस्कृत में हमारा रामायण और महाभारत जो है ये लिखा गया है। और लौकिक संस्कृत फिर आगे जब बढ़ा तो इससे पाली भाषा की उत्पत्ति हुई। पाली भाषा, अब आपको ये इतिहास यदि पढ़े होंगे, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आप ये जानते होंगे कि पाली भाषा कब बोला जाता था, किस काल में, तो बौद्धिक काल में, यानी बौद्ध की ये भाषा होती थी। सॉरी, हाँ, पाली भाषा जो था आपका यानी बौद्ध की ये भाषा होती थी, पाली भाषा। तो पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा थी। किस धर्म की भाषा थी? बौद्ध धर्म की ये पाली भाषा थी। और इस पाली भाषा में बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ को भी लिखा गया, जिनका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक, बौद्ध धर्म की पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में था? पाली भाषा। अब पाली भाषा के बाद जब मेरा चला तो प्राकृतिक भाषा आया। अब ये जैन धर्म का ये भाषा, पाली भाषा जो है आपका, सॉरी, प्राकृतिक भाषा, पाली भाषा के बाद उत्पत्ति हुआ प्राकृतिक भाषा का। और प्राकृतिक भाषा आपका जैन धर्म का भाषा था। और इस पाली भाषा में यानी कि बोले तो प्राकृतिक भाषा ये जैन धर्म की भाषा थी। और इस भाषा में आपका जैन की पवित्र ग्रंथ, जिनका नाम आपको पता होगा कि आगम, यानी आगम ग्रंथ को, आगम नामक जैन का जो ग्रंथ है पवित्र ग्रंथ, उनको इसी प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। तो अब हम चले, संस्कृत दो रूपों में था, वैदिक और लौकिक। लौकिक से यदि देखें तो पाली भाषा की उत्पत्ति हुई, पाली भाषा से यदि देखें तो प्राकृतिक भाषा की उत्पत्ति हुई। और पाली भाषा हमने देखा कि बौद्ध धर्म के काल में पाली भाषा बोला जाता था और उसमें त्रिपिटक आते थे। प्राकृतिक भाषा देखें, प्राकृतिक भाषा में देखें कि जैन धर्म के काल में बोला जाता था और ये इसमें जैन धर्म का एक ग्रंथ था, पवित्र ग्रंथ, जिसको बोलते हैं आगम, वो लिखा गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे देखते हैं यानी कि प्राकृतिक भाषा में क्या किया गया कि कुछ बदलाव कर दिया गया, यानी शुद्ध उच्चारण को जोड़ नहीं देके उनको तोड़ फोड़ कर दिया गया। जैसे कि हम बोल सकते हैं, लिखते हैं ना आदित्य,
इनको हम यदि पढ़ते हैं, यदि बोलते हैं बोलचाल में, बोलते हैं आदित्य, आदित्य ये बोल देते हैं बोलते एक समय। तो इस तरह से यदि बदलाव क्या किए कि इनमें तोड़फोड़ करके इस रूप में हम ला दिए इनको बोलचाल के लिए। तो इसी तरह से भाषा प्राकृतिक में जब तोड़फोड़ कर दिए तो वो उससे उत्पन्न हुआ अपभ्रंश। अपभ्रंश का ही मतलब होता है कि तोड़फोड़ करके उबड़ खाबड़ कर देना, अपभ्रंश कर देना। तो प्राकृतिक भाषा से उत्पत्ति हो गई आपकी अपभ्रंश भाषा की। और अपभ्रंश भाषा कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक है आपका स्वर सैनिक अपभ्रंश, और इसी स्वर सैनिक अपभ्रंश से आपका हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो आई होप कि आपको ये बात पता चल गया होगा कि हिंदी भाषा हमारी स्वर सैनिक अपभ्रंश से आया, और स्वर सैनिक अपभ्रंश अपभ्रंश भाषा से आया है, और अपभ्रंश भाषा प्राकृतिक भाषा से आया, और प्राकृतिक भाषा पाली भाषा से आया, पाली भाषा लौकिक संस्कृत से आया है, लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा में जो संस्कृत यूज होता है। आज का जो पुस्तक हमारा आ रहा है वो सारे लौकिक संस्कृत में आते हैं। वैदिक संस्कृत परिवर्तनशील नहीं, तो भाषा क्या लौकिक संस्कृत भी भाषा है, ये परिवर्तित हो रहा है क्या, परिवर्तनशील है। इससे ये पता चला क्या भाषा परिवर्तनशील है। और आपको ये भी पता चला कि हिंदी का इतिहास क्या है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनको कि व्याकरण का ABCD भी नहीं पता है। आइए हम गारंटी लेते हैं कि उनका भी व्याकरण कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारे चैनल पर यदि कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो आपको 100% दावा के साथ बोलेंगे कि आपको समझ में आएगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो हम ऐसा वीडियो डालेंगे भी नहीं। इसी के साथ आप लोग वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें। धन्यवाद।